हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। आज का हमारा ये वीडियो क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पे होगा। इस वीडियो में हम लोग विभिन्न ज्योमेट्रिकल आकृतियों की क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। जिनका क्षेत्रफल डायरेक्ट फार्मूले से निकल सकता है उनके लिए हम फार्मूला बनाएंगे, जिनका नहीं निकल सकता उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आयत से। आयत क्या होता है, उसकी आकृति कैसे होती है, उसका क्षेत्रफल कैसे होता है, उसके ऊपर जो आधारित फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले आयत। इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, इसका फिगर देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये इसकी आकृति होगी। परिभाषा की बात करें तो मैं बोलता हूँ, ज़्यादा हम लिख नहीं सकते इसमें। ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और अंतः कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, फिर सुनिए। ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। आमने सामने भुजाएं बराबर मतलब ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं और अंतःकोण 90 डिग्री का हो, यानी अंतःकोण मतलब ये जो इसके चारों अंतःकोण है ये सभी 90 डिग्री के हों, तो इस आकृति को हम कहते हैं आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें ये इसका लंबाई होती है, जो बड़ी भुजा होती है वो लंबाई, इसको हम लोग L से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो छोटी भुजा होती है उसकी चौड़ाई होगी, इसे हम B से डिनोट करेंगे। L और B का मतलब होता है L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेथ। लेंथ मतलब लंबा और ब्रेथ मतलब चौड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। क्षेत्रफल यानी एरिया। तो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। हम लोग L और B का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हिंदी में लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, फिर दूसरी बात आती परिमाप की। परिमाप, इसको इंग्लिश में बोलते पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर या परिमाप का मतलब ये होता है, इससे आप ऐसे समझिए, परिमाप का मतलब ये होता है कि इसकी जो बाउंड्री होती है, इस फिगर की जो बाउंड्री होगी उसे हम परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, तो बाउंड्री देखिए क्या होती है कि इन सभी भुजाओं का योग, अगर हम इसे सामान्य शब्दों में अपने सिलेबस पे बात करें तो हम कहेंगे कि चारों भुजाओं का योग आकृति का परिमाप या पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो चारों भुजाओं का योग अगर आप लेंगे तो इसमें देखिए 2 बार L आएगा, 2 बार B आएगा। 2 बार L आएगा, 2 बार B आएगा। कैसे आएगा? एक L ये वाला हो गया प्लस एक L ये वाला हो जाएगा प्लस एक B ये वाला और एक B ये वाला, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं लेकिन 2 भुजाएं बराबर हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2L प्लस 2B या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका परिमाप हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने एरिया लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी इकाई भी होती है। इकाई इसकी क्या होगी? इसकी इकाई होगी वर्ग इकाई, है यानी स्क्वायर यूनिट। और इसमें ये चूंकि लंबाई है तो लंबाई की कोई जो इकाई होती है वो क्या होती है? मीटर। ठीक है, तो क्षेत्र अगर वो वर्ग इकाई में लिखा है यानी स्क्वायर में लिखा हुआ तो आप क्षेत्रफल समझेंगे, और सिंपली अगर मीटर में लिखा हुआ है तो आप उसका पेरीमीटर समझेंगे। ध्यान से समझिएगा कि स्क्वायर में लिखा हुआ है तो क्षेत्रफल, और स्क्वायर नहीं, सिंपली अगर लंबाई की यूनिट लिखी हुई है तो वो इसका हो जाता है पेरीमीटर यानी परिमाप। दूसरा एक तीसरा फार्मूला एक बहुत ज़रूरी होता है
इसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण यानी डायगोनल। अब ये देखिए क्या होता है। डायगोनल का मतलब ये हुआ कि जैसे हम इस शीर्ष को उसके विपरीत शीर्ष से मिला दें तो ये इसका विकर्ण कहलाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? विकर्ण। ठीक है। इसकी माप भी निकाली जाती है। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि अगर मैं इस फिगर को ध्यान से दिखाऊं आपको, इस ब्लैक वाले फिगर को, तो ये भी 90 होगा। और 90 होने का मतलब क्या हुआ? ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है? ये उसका कर्ण होगा, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। तो उस हिसाब से इस भुजा की लंबाई का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो हम उसमें न जाके सीधे अपना फार्मूला लिख लें। जो हमें लिखना है कि विकर्ण की लंबाई यानी डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले होते हैं। कौन कौन से 3 फार्मूले हैं? ध्यान से देखिएगा। एक आपका ये फार्मूला हुआ, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। दूसरा फार्मूला आपका ये हुआ परिमाप, ठीक, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और तीसरा फार्मूला आपका ये हो गया, ये क्या? विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल का माप क्या होता है विकर्ण का? अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। मैं इन सभी टर्म्स को हिंदी अंग्रेजी में इसलिए बोल देता हूँ कि कोई भी अगर मेरा वीडियो देख रहा हो तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वर्ग की बात करेंगे। देखिए तो बच्चों हम लोग बात करेंगे वर्ग का। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर मैंने बना रखा है पहले से ही। तो वर्ग क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और अंतःकोण 90 डिग्री का। अंतःकोण 90 डिग्री का मतलब ये जो कोण है ये चारों, ये सभी 90 डिग्री होने चाहिए, तो वो वर्ग कहलाता है। आयत और वर्ग में एक बेसिक अंतर है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, यानी लंबाई और चौड़ाई अलग होती थी। लेकिन वर्ग में लंबाई चौड़ाई अलग नहीं होती, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम उनको एक ए से डिनोट करेंगे, यानी इनकी चारों भुजाओं को हम ए से डिनोट करेंगे। वहाँ पे हम एल और बी से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम सिर्फ ए से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो हम बात करें क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का तो फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे चूंकि लंबाई और चौड़ाई सब बराबर है और वो है आपका ए, तो हम इसको ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर करेंगे। तो कहा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी ए क्या है? भुजा, भुजा स्क्वायर। ठीक। परिमाप, पेरीमीटर। परिमाप जैसा आप पहले सुन चुके हैं कि सभी भुजाओं का योग। ठीक है। तो यहां पे सभी भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसको हम कहेंगे 4a। तो परिमाप क्या होता है? 4a। परिमाप आपका होता है 4a। और डायगोनल, डायगोनल यानी विकर्ण, तो इसका भी वही चीज है। ऐसे समझिए, दोनों विपरीत शीर्ष को मिला दिया जाए तो मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो इसकी लंबाई क्या होगी? इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा। तो इसको अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा ए रूट 2, ए रूट 2। ठीक है। तो ये 3 फार्मूले इस पे आते हैं जो वर्ग के होते हैं। आयत और वर्ग का बेसिक अंतर आप समझ चुके हैं और इनके फार्मूले बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। इन्हीं से मिलता जुलता 2 फिगर और आते हैं जिसे आप समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम कहते हैं। ये आयत का से मिलता जुलता होता है। और समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ये वर्ग से मिलता जुलता होता है। ठीक है। तो हम लोग पहले चूंकि वर्ग पढ़ रहे हैं, वर्ग का पे हमने काम किया है, तो हम इसी से सीधे रोम्बस की बात करते हैं, यानी समचतुर्भुज की। ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है।
समचतुर्भुज भी वर्ग जैसा ही होता है, बस अंतर ये आता है कि देखिए अंतर क्या है, ये है अंतर कि भुजाएं चारों तो बराबर होंगी लेकिन अंतःकोण 90 डिग्री का नहीं होगा। किसी भी कोण पे हो सकता है लेकिन अंतःकोण 90 डिग्री का नहीं होगा। तो ऐसे कुछ समझा जाए कि जैसे वर्ग है, ठीक है, वर्ग है आपका, समझिए ये वर्ग है, ये इसको थोड़ा सा हैज कर दिया जाए। हैज का मतलब थोड़ा सा जिगजैग, टेढ़ा कर दिया जाए। तो जैसे ही आप हैज कर देंगे इसको तो 90 डिग्री का जो एंगल है वो खत्म हो जाएगा। तो वह इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। इसे हम क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। रोम्बस। समचतुर्भुज की कुछ परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं, सुनिएगा, लिखूंगा नहीं मैं, ध्यान सुनिएगा। विकर्ण जो हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत समद्विभाजित का मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे और ये तो समद्विभाजित हो गए, ठीक है। लंबवत समद्विभाजित का मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को। तो ध्यान सुनिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री पे काटते हैं। ऐसे ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, न कि ऐसे, ठीक है। इस तरीके से 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास होता है, और वो होता है, देखिए क्या है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाए तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये आपका फार्मूला हो गया क्षेत्रफल का। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुणे विकर्ण गुणनफल या 1/2 गुणे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक है। परिमाप की हम बात नहीं करेंगे, परिमाप तो वही है 4a, a इंटू a प्लस a 4a, ये हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम इसी पे बात कर लें समानांतर चतुर्भुज की। समानांतर चतुर्भुज में देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि समानांतर चतुर्भुज आयत से मिलता जुलता होता है, तो उसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर होगा और ये भी आपस में बराबर कटते हैं, ठीक है, और ये भी आपस में बराबर कटते हैं। तो ध्यान ये रखिएगा कि इसकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा न करके इसका जो गुण होता है कि समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे दो पैरेलल लाइन खींच के जीएम लिख देते हैं, तो इसे पैरेललोग्राम पढ़ा जाता है, समानांतर चतुर्भुज पढ़ा जाता है। तो इसका जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, लंबवत समद्विभाजित किस में करते हैं? समचतुर्भुज में। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे को बराबर बराबर डिवाइड करेंगे, लेकिन जो इंटीरियर एंगल है इनके बीच का, ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री नहीं होगा।
इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत विभाजित करते हैं और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सिर्फ विभाजित करते हैं, बराबर, एक दूसरे को बराबर विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सिर्फ समद्विभाजित करते हैं। ये अंतर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है कि हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकें और फिलहाल यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो हम लोग इसको इतना ही रखेंगे। ठीक है, ओके। अब बच्चों समलंब चतुर्भुज यानी ट्रिपेजियम, ये देखिए क्या होता है। जैसा कि आकृति आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो इसी आकृति में ही इसका नाम छुपा हुआ है। समलंब हिंदी से बहुत क्लियर होता है इसमें। समलंब चतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि ऐसी चतुर्भुज जिनमें दो भुजाओं के मध्य जो भी लंब डाले जाएंगे उसे वो सभी लंब बराबर होंगे, या दूसरी भाषा में कहें कि दो भुजाएं समानांतर हों। जैसे कि मैं इनका नामकरण करूं, अगर ए बी सी डी, तो भुजा ए बी से भुजा डी सी पे अगर कोई भी लंब ड्रा किया जाए, तो चाहे ये करें चाहे इस तरीके से और कर लें, तो ये सभी बराबर हैं, क्योंकि ये ए बी और बी सी क्या है, समानांतर हैं, यानी पैरेलल हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिनमें दो भुजाओं के मध्य, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य डाले गए सभी लंब बराबर हों, उसी को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। सम मतलब बराबर, लंब मतलब लंब, आप समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समानांतर भुजाएं आपके ये हो गई ए बी और डी सी, और इस समलंब, ये जो लंब हमने डाला इसको हम एच से डिनोट करेंगे, यानी ऊंचाई। लंब का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा बड़ा होता है, 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग है, यानी 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समानांतर भुजाओं का योग। तो देखिए अगर हम इनको फार्मूले में रखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एच ऊंचाई हो गई, और समानांतर भुजाओं का योग का मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस डी सी। ये आपका क्षेत्रफल हो गया समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, अगर किसी के मन में बात आ रही है कि परिमाप भी निकालिए, तो परिमाप इसका बहुत इजी नहीं निकलेगा, उसमें प्रॉब्लम आती है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर इन सभी भुजाओं का माप दिया है तब तो कोई बात ही नहीं, आप जोड़ दीजिए, परिमाप आ गया। अगर नहीं दिया है तो फिर उसमें दिक्कत आती है। फिलहाल जो हमारा सिलेबस है सी सेट या अन्य जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं, बैंक एसएससी या ट्रिपल एससी, तो उसमें इतना अंदर नहीं जाना होता है, आपका काम इतने से हो जाएगा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समानांतर भुजाओं का योग। राइट, अब हम बात करते हैं त्रिभुजों पे, क्योंकि कुछ हमें त्रिभुज की भी आवश्यकता होती है। त्रिभुज, ट्राइंगल, मान लीजिए मैं कोई भी एक ट्राइंगल बना दूं इसे, ठीक, ए बी सी, ये आपका ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल को डिनोट करने के का जो प्रोसेस होता है उसमें देखिए इसके जो शीर्ष होते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यानी बोल्ड बड़े लेटर से, और इनके भुजाओं को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे शीर्ष ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और शीर्ष सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल त्रिभुज है। इसको अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी स्केलन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषम बाहु का मतलब ये हुआ कि इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है, भिन्न भिन्न है, विषम बाहु। ठीक,
तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले मुझे अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप देखिए क्या होता है, अर्ध परिमाप इसको एस से डिनोट किया जाता है। एस कोई बड़ी चीज नहीं है, परिमाप समझ रहे हैं ना, पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, तो उसी से एस से डिनोट किया जाता है। और ये आपका होगा a प्लस बी प्लस सी अपान 2, a प्लस बी प्लस सी अपान 2, यानी सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी अपान 2। अब इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी आप जान ही रहे हैं, भुजाएं हैं इसकी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर समझ रहे हैं, सेमी पेरीमीटर, हाँ ठीक। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। एस का वैल्यू कैसे आएगी एस की, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, आधा कर दीजिए, तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप का आधा। तो एस निकालेंगे, फिर उसमें आप इस फार्मूले को रखेंगे, तब आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। अब अगर यही त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, यही त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज हो, तब देखिए क्या होगा, तब थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान होता है और हमारे सिलेबस में ज़्यादातर समकोण त्रिभुज की जरूरत भी पड़ती है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख लेते हैं। तो समकोण का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक भुजा, भुजा नहीं, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण यानी एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको आधार और इसको लंब ये बोला जाता है। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, HYP, हाइपोटेन्यूस। ठीक, ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड होता है हिंदी वालों के लिए। और आधार का मतलब क्या हुआ, बेस, और लंब का मतलब हुआ परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, आधार का मतलब बेस, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूस। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही आसान होता है। देखिए क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार। ठीक है, ये फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, कि बहुत ही आसान है। लंब दिया होगा, आधार दिया होगा, आप क्षेत्रफल निकालना 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ये आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज देखिए क्या होता है, जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाते हैं इसको। समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु का सिंपल मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर हो। ए बी सी, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर ए से डिनोट कर दी जाएंगी, और इसका जो इंटीरियर एंगल होता है वो भी बराबर होता है, और कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, ये होता है। तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल होता है, सीधे हम क्षेत्रफल फार्मूले पे आ जाएं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह पर अगर आप ए लिख देंगे तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका हो जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? भुजा है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे वृत्त की। वृत्त क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उस पर आधारित जो फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की बात करते हैं। वृत्त यानी सर्किल। देखिए सर्किल गोल जैसा होता है, लेकिन गोला नहीं कह सकते इसको, इस तरीके से होता है। तो वृत्त की जो परिभाषा होती है वो देखिए क्या होती है कि वृत्त में केंद्र होगा, ठीक है, सेंटर यानी केंद्र। परिभाषा कही जाती है, परिभाषा इसकी होती है कि इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं इस पे सब बिंदु ही तो हैं, ये बिंदु बिंदु मिल करके लाइन बन जाती है। तो वृत्त एक निश्चित बिंदु जिसे केंद्र कहते हैं, इससे समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम वृत्त कहते हैं। तो ये आपका कहलाता है केंद्र। ठीक, केंद्र यानी सेंटर, इसे सी से डिनोट करते हैं। अब राइट, और ये जो कहलाती है, ये जो बाउंड्री इसकी है, सामान्य भाषा में बाउंड्री कहा जाता है, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे बाउंड्री या पेरीमीटर नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे परिधि। इसे हम बोलेंगे परिधि, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि बोलते हैं। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान दे दीजिएगा। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसे क्या बोलेंगे? त्रिज्या। यहीं पे लिख दें, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा? त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस है। त्रिज्या को अंग्रेजी बोलते हैं रेडियस। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। ठीक है, दो त्रिज्याएं मिलकर के डायमीटर बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं व्यास। व्यास के बारे में हम एक अलग फिगर बना के दिखाते हैं आपको। जैसे ये हमारा एक वृत्त है, हाँ, ठीक है। तो जो व्यास होता है वो दो त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है, ये इसे हम बोलते हैं व्यास या डायमीटर। ठीक है, ये व्यास होता है। तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। पहला फार्मूला तो यही बन के आ जाता है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना। अच्छा, एक बात और है, एक लाइन और होती है जीवा। एक लाइन और होती है, वो कहलाती है जीवा। जीवा देखिए क्या होता है, जैसे कि परिधि पर स्थित किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, मान लीजिए कि आपका ए और बी बिंदु हैं, इसको हम बोलते हैं जीवा। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉर्ड। जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्ड। परिधि पर स्थित किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये भी तो परिधि पे स्थित 2 बिंदुओं को मिला रहा है, तो इसको भी जीवा कहते हैं, कह सकते हैं जीवा। ध्यान सुनिएगा, इसको भी जीवा कह सकते हैं। लेकिन जैसे ये जीवा केंद्र से गुजरती है, जब जीवा केंद्र से गुजरती है तो उसे हम व्यास कहते हैं, यानी डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर की एक परिभाषा ये भी होती है कि केंद्र से गुजरने, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। और वृत्त का व्यास 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनता है, इसलिए व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ध्यान सुनिएगा इन सब बातों को, कि केंद्र से गुजरने वाली जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं और वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहीं से हमारा पहला फार्मूला बन के आया कि व्यास बराबर, यानी व्यास को हम डी से डिनोट करेंगे, कैपिटल डी से, व्यास डी बराबर 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू डी।
ये आपका पहला फार्मूला बन गया कि रेडियस व्यास का आधा होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है और डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। ठीक है, तो त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ये पहला फार्मूला बन के आया। फिर हम बात करेंगे इनके क्षेत्रफल का। इनका क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, आर देखिए ये होता है त्रिज्या। इसको हम लोग स्मॉल या कैपिटल किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें मैं स्मॉल से लिख रहा हूं। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, त्रिज्या, यानी पाई में त्रिज्या के वर्ग का गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, परिधि भी निकाली जाती है। परिधि देखिए क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक, यानी ये जो बाउंड्री है, इस परिधि की लंबाई कितनी है, ये निकलता है। तो परिधि होता है क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपका सर्किल हो गया। दूसरा इसी का एक पार्ट होता है जिसे आप त्रिज्यखंड या सेक्टर बोलते हैं, जिसे हम त्रिज्यखंड या सेक्टर बोलते हैं। तो देख लिया जाए उसको भी कि सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड बहुत ही आसान होता है, सर्किल ही है। सर्किल बना लीजिए, केंद्र से 2 त्रिज्याएं ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण थीटा हो गया। तो त्रिज्यखंड का मतलब होता है, त्रिज्यखंड की जो परिभाषा होती है वो कहती है कि किन्हीं 2 त्रिज्याओं के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। तो जैसा कि आप ये जो क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये 2 त्रिज्याओं के मध्य है, तो ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो देखिए क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये 360 कहाँ से आया, आपको मालूम है कि एक संपूर्ण कोण क्या होता है, 360 होता है। यानी आप पूरा इसको यहाँ तक पूरा घुमा दीजिए तो 360 हो गया। तो 360 का ये पूरा 360 डिग्री 360 हो गया। तो 360 का थीटा कौन सा पार्ट है, यही ना होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका त्रिज्यखंड हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु, सर्किल यानी वृत्त और त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, इन सभी का क्षेत्रफल और इनसे संबंधित जितने भी फार्मूले थे मैंने दे दिया है। इससे आपका क्षेत्रफल वाला जो भी टॉपिक था उसके सारे फार्मूले कवर हो गए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इस पे आधारित प्रश्न को लेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी उस सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।